हेलो नमस्कार प्यारे साथियों। स्टडी आईक्यू यूपी पीसीएस पर आपका स्वागत है। मैं आपका भाई विवेक पांडे। देखिए, आप लोगों के मन में एक प्रश्न उठता है कि क्या हम यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो यूपी पीसीएस की तैयारी के साथ साथ क्या तीन परीक्षाएं जो लोक सेवा आयोग की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षाएं हैं, जिनमें अक्सर यूपी पीसीएस की तैयारी करने वाले विद्यार्थी कैंडिडेट्स तीनों ही एग्जामिनेशंस पे अपने आप को देखते हैं और परीक्षाओं का फॉर्म भरते हैं। यूपी पीसीएस भी, आरओ को भी और बीईओ को भी एक साथ साधने का प्रयास करते हैं। तो क्या ये सही है कि एक परीक्षा जब हम यूपी पीसीएस के प्रति अपनी सेवाएं देने के लिए समर्पित हों तो हम आरओ पर भी फोकस्ड हों, बीईओ पर भी फोकस्ड हों? क्या यह संभव है? और इसके साथ साथ इन तीनों के लिए उचित योग्यता क्या है, इन तीनों के पाठ्यक्रम में क्या समानताएं हैं और इसके लिए हमें किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए, जिस तैयारी के माध्यम से हम एक साल के भीतर लोक सेवा आयोग की इस भर्ती परीक्षा में अपने आप को टॉप 100 में देख सके। वह कौन सी तकनीक है जिसके माध्यम से हम यहां पर पहुंच सकते हैं? इसी के संदर्भ में ये वीडियो आपके लिए मैं लेकर के आ रहा हूं कि क्या एक साथ इनकी तैयारी की जा सकती है और इसके साथ फ्री क्या है। मतलब ये फ्री शब्द से क्या अभिप्राय है? ये जो फ्री शब्द आपने लिखा है सर, ये क्यों लिख दिया है? क्या केवल इसलिए लिख दिया है कि बच्चा फ्री देख करके आएगा और अपना समय खराब कर देगा, या इसका सही में कोई अर्थ भी है? बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ आप मेरी बात को समझिएगा। 20 से 25 मिनट में आपके बीच में हूं और आपको बहुत कुछ समझाने की कोशिश में हूं। अगर आप समझ जाते हैं तो बहुत अच्छा, अदरवाइज कोई बात नहीं। ठीक है, आइए देखिए। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये पूरा का पूरा जो मैं आपको पाठ्यक्रम बताऊंगा, जो कंपैरिजन करूंगा, ये सब आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। इस टेलीग्राम के माध्यम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस पूरे पेज का। इस टेलीग्राम के माध्यम से आप मुझे वहां ज्वाइन करके ये सब प्राप्त कर सकते हैं। तो टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। बीच में परेशान मत होइएगा, कोई चीज नोट करना, पॉज करना मत करिएगा, आपको सब हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। ये हमारा टेलीग्राम है और ये हमारा इंस्टाग्राम प्रोफाइल है। इसके माध्यम से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और वहां पर हम बहुत सारे शॉर्ट्स आपकी परीक्षा के लिए, नोटिफिकेशन और कंटेंट ओरिएंटेड शॉर्ट्स बनाते हैं यूपी पीसीएस और अन्य परीक्षाओं के लिए। तो आप मुझे वहां पर फॉलो करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें जल्दी पता चल जाया करेंगी। साथ ही अगर आप बातचीत करना चाहते होंगे किसी भी संदर्भ में, अपने काउंसलिंग, सब कुछ फ्री है, कोई चीज का चार्ज नहीं है, बातचीत करने का कोई पैसा नहीं है, आपकी समस्या के समाधान का कोई पैसा नहीं लगता है, तो आप यहां पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, आप मुझे पहले ये समझाने दीजिए, आप ये चीज मैं बताऊं उससे पहले कि मैं आपको ये समझाऊं, ये तीनों ही परीक्षाएं, जब आप इन तीनों परीक्षाओं की बात करते हैं तो आप यूपी पीसीएस की बात कर लीजिए, चाहे तो आप बात कर लीजिए आरओ की, चाहे तो आप बात कर लीजिए बीईओ की। ये तीन चीजें मैंने आपके सामने लिखी हुई हैं। बीईओ 2026 लिख रहा हूं क्योंकि 2026 में ही इसकी भर्ती प्रक्रिया आप लोगों के संदर्भ में, आप लोगों को आपके समक्ष देखने को मिलेगी आपके सामने। अच्छा, आरओ को भी मैं 2026 लिख रहा हूं क्योंकि ये भी इस बार आपको देखने को मिलेंगे। पहला सवाल ये कि ये तीनों के कैलेंडर, जब हम यूपी पीसीएस का आयोग का कैलेंडर देखते हैं यूपी पीएससी का, देखिए यूपी पीएससी क्या होता है पहले तो ये भी समझ लीजिए। अगर मैं यूपी पीएससी की बात करूं तो यह एक संस्था है, यह एक निकाय है जो ये परीक्षा और ये परीक्षाएं कंडक्ट कराती हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी परीक्षाएं कंडक्ट कराते हैं, लेकिन ये मुख्यतः जिसके लिए आज का वीडियो है, ये कंडक्ट कराने के लिए जाने जाते हैं। इस बार कहा गया है कि इसका जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है वो 6 दिसंबर को कराया जाएगा, जिसको लेकर के विद्यार्थियों का काफी आक्रोश भी रहा कि ये इतना समय क्यों ले रहे हैं इस बात के लिए। तो इसका जवाब सीधा सीधा ये है, अध्यक्ष महोदय इस बार हो रहे हैं रिटायर और वो अपने ऊपर ली हुई सारी जिम्मेदारियां, 2024 की जिम्मेदारी और 2025 की जिम्मेदारियों से मुक्त होकर जाना चाहते हैं। तो 24 और 25 की जो लटकी हुई भर्तियां थी, जो अभी तक पूरी कंप्लीट नहीं की जा सकी थी, जिनको गंतव्य तक नहीं पहुंचाया जा सका था, जिनका संचालन अभी होना बाकी था, तो ये अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होते हुए 2026 को न देखते हुए आगे बढ़ना चाह रहे थे। अब इसमें विद्यार्थियों का तो अहित था, लेकिन अगर इसमें, चूंकि भाई अभी इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, मतलब हम आयोग में तो बैठे नहीं हैं और हम केवल शिक्षक होने के नाते आपको पढ़ा सकते हैं। बहुत होगा तो आपके साथ खड़े होकर के आवाज बुलंद कर सकते हैं, आपके साथ नारेबाजी कर सकते हैं, आपके ऊपर पड़ने वाली लाठी को सबसे पहले झेल सकते हैं। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, आप थोड़ा सा सोच करके देखिएगा। आप बौद्धिक विद्यार्थी हैं, खुद ही समझ जाएंगे कि इसके लिए हल्ला पीटने से कोई फायदा नहीं था। जितना प्रयास किया गया, देख लिया गया, इंटरनल जो भी हम लोगों के टच हैं, जो हम लोगों के परिचय में लोग हैं, उनसे बातचीत करके देखा गया, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि इस पर कुछ भी नहीं हो सकता, ये फाइनल मुहर है। तो हम लोग समझ गए कि भाई कुछ नहीं हो सकता, क्यों हल्ला काटा जाए। लेकिन जब इसकी सकारात्मकता को देखा जाता है तो समझ में आता है कि अभी हमारे पास समय है और इस समय को हम कैसे सदुपयोग में ले सकते हैं। तो हमारा सदुपयोग आएगा, देखिए अभी फरवरी चल रहा है, आप मुझे फरवरी में सुन रहे हैं, फिर इसके बाद आधा फरवरी बीत गई है, मार्च आएगा, अप्रैल आएगा, मई है, जून है,
जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है, फिर जाके दिसंबर आता है। कितना समय बचा है? तो मैं समय को काउंट यहां से करना शुरू करता हूं। मान लीजिए आपकी प्लानिंग यहां से शुरू हुई, तो 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, 9 महीने। अब ये 9 माह आपके पास मोटा मोटा है। अब भाई इतने में तो एक बालक का जन्म हो जाता है गर्भ में से, है ना? तो इस 9 महीने में यदि आप ऐसे ही समझें कि मैं संघर्षों के गर्भ में पल करके और बाहर निकलूं और मेरा रोल नंबर मुझे दिखाई पड़े, और इस बीच में मैं कैसे अपने आप को बायोलॉजिकली इतना ट्रेंड कर लूं, फिजिकली इतना ट्रेंड कर लूं, मेंटली इतना ट्रेंड कर लूं कि मेरा प्रीलिम्स और मेंस एक साथ सधा हुआ दिखाई पड़े। और इस तैयारी में मैं अपने आप को ऐसा तैयार करूं कि इसी के साथ जो 2026 का आरओ है ये भी सध जाए, और इसी के साथ 2026 का बीईओ है ये भी सध जाए। क्या यह संभव है? जी हां, क्योंकि ये सारी परीक्षाएं जीएस ओरिएंटेड हैं, और हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए ये 2 परीक्षाएं वरदान के रूप में हैं, क्योंकि अभी भी इसमें अंग्रेजी माध्यम का बोलबाला नहीं है, हिंदी माध्यम का ही बोलबाला है, और हिंदी पढ़ने वाला ही विद्यार्थी चयनित भी हो रहा है। आप पूरे पैराग्राफ को, पैराग्राफ कहने का तात्पर्य कि पूरे पाठ्यक्रम के पैराग्राफ को अगर आप अंडरस्टूड करते हो, अगर आप समझते हो और आप इस वेरिएशन को समझते हो, तो आप इस बात को समझेंगे कि जीएस ओरिएंटेड इस एग्जाम में, यूपी पीसीएस में अभी भी अंग्रेजी मीडियम का विद्यार्थी काफी हद तक, लगभग 30 से 40% विद्यार्थी आराम से सेलेक्ट हो जाता है। हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। यूपीएससी का रिजल्ट आप देख ही रहे हैं कि हिंदी माध्यम की स्थिति कितनी बद से बदतर होती चली जा रही है। लिहाजन आप देख सकते हैं कि लोकल मार्केट में अच्छे संस्थान भी बंद होते चले जा रहे हैं, परिणाम ये निकल रहा है उसका। आप सोच के देखिए कितनी गहरी बात है ये। यह कहीं ना कहीं से कोचिंग जगत में और विद्यार्थियों के परिवर्तन की दरकार में कहीं ना कहीं से एक बाधक है, एक बैरिएटर के रूप में देखा जा सकता है मेरे भाई, एक बैरियर के रूप में देखा जा सकता है। और यह बैरियर आने वाले समय के संकट को दर्शाता है। पता नहीं आप इस पर कितना विचार करते हैं, लेकिन यह विचाराधीन है। अब जरा समझिए कि यूपी पीसीएस की बात कर रहे हैं, आरओ की बात कर रहे हैं और बीओ की बात कर रहे हैं, इनके लिए मूलतः योग्यताएं क्या चाहिए होती हैं? तो इनके लिए जो मोटी मोटी योग्यता है कि आरओ अगर आप करना चाहते हैं तो आप स्नातक हो, स्नातक के साथ आपने क्या कर रखा हो, एआरओ बनने के लिए आपने ओ लेवल कर रखा हो, ठीक है, जो कि डोइक सोसाइटी के नीलेट से मान्यता प्राप्त होना चाहिए, और साथ में आपने क्या कर रखा हो, हाँ, ये टाइपिंग भी सीख रखा हो, क्योंकि यहाँ पर टाइपिंग का भी महत्व है, टाइपिंग टेस्ट भी होता है। अभी जो बच्चे चयनित हुए वो टाइपिंग टेस्ट दे रहे हैं। ध्यान से देखिए, एआरओ के लिए ओ लेवल चाहिए होता है, आरओ के लिए नहीं चाहिए होता है। यानी कि जो फॉर्म आप भरेंगे केवल स्नातक विद्यार्थी भी आरओ का फॉर्म भरता है, और वो आरओ के लिए वैलिड होता है, और कागजी कार्यवाही आरओ से ही प्रारंभ होती है। एआरओ तो किसी भी कार्यालय के ग्रुप सी के समकक्ष देखा जाता है, उसके अंदर कागजी ताकतों की व्यवस्था नहीं होती है। वह जब प्रमोट होता है 3 वर्ष के बाद, तब जाकर के वह आरओ की कुर्सी प्राप्त करता है और उसके अंदर कागजी ताकतें मिलती हैं। एक टंकड़ कर्मी के रूप में वह कार्य करता है एक दफ्तर में, एआरओ की अगर बात करें तो कुल मिलाकर के अगर आपने अभी ओ लेवल नहीं किया है तो आप ओ लेवल कर लीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा, कोई बुराई नहीं है, ताकि आप पूरे पदों पर बैठ सके। और अगर आपने नहीं किया है, करने का मन भी नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप आरओ के लिए वैलिड है। जितना पद आता है उसका लगभग 60% आरओ के लिए होता है। ये फिक्स डेटा नहीं है, यह कम या ज्यादा हो सकता है, यह 70% भी हो सकता है, या 50 भी हो सकता है। फिर बीओ की बात करें तो बीओ के लिए आपको स्नातक चाहिए होगा, और स्नातक के साथ साथ आपने बीएड कर रखा हो कहीं से भी। और ध्यान रखिएगा, बीएड परसुइंग नहीं होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, आपके पास परिणाम होना चाहिए, यानी रिजल्ट आपके हाथ में होना चाहिए, ठीक है। तो आप बीईओ के लिए फॉर्म भर सकते हैं। इसमें बहुत सारे लोगों ने ये हल्ला मचाया कि सर पीजी की वैलिडिटी आएगी, पीजी के विद्यार्थी भी भर पाएंगे, तो ये सरासर फर्जी बात है, गलत बात है। हाँ, हम तो चाहेंगे, क्योंकि भाई आप हमारे भी विद्यार्थी हैं, आप भी चाहेंगे कि हमने नहीं किया है तो हमने पीजी किया है, भाई हमको स्थान देना चाहिए, तो नहीं दिया जाता, क्योंकि इसके लिए अब नई नियमावली भी बनाई जाएगी। जो समकक्ष आर्यता लगाई गई थी, तो बीटीसी वाले, डीएलएड वाले, एनटीटी वाले, एनआईओएस वाले, बहुत सारे विद्यार्थी इसमें भरते थे, बाद में कोटबाजी होती थी, फॉर्म लटक जाता था। 2019 की प्रक्रिया से निकल करके जाने कितने विद्यार्थियों ने इसमें बहुत झेला है,
309 पदों के लिए भर्ती जारी की गई थी। हालांकि अब आपके पास लगभग 200 पदों के लिए, अप्रोक्सीमेटली 200 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी होगी बीईओ की, और ये जुलाई के बाद जारी हो जाएगी। इसके लिए आपकी परीक्षा जो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के किसी भी, इसका जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है, इन समयों के किसी भी आरक्षित तिथि में करवाई जा सकती है। मैं इसका कंप्लीट सिलेबस आपको बताऊंगा, क्या पढ़ना होता है इसमें भी बताऊंगा, और इसमें बताऊंगा तीनों की समकक्षता के बारे में भी बताऊंगा। तो कुल मिलाकर के क्या सर आरओ भी इस बार आ सकता है? तो हाँ, आ सकता है। जुलाई के बाद इसकी प्रक्रिया भी पूरी हो जाएगी। इसके लिए भी अभी मीटिंग्स होनी बाकी है। मार्च के अंत में इसके लिए एक अंतिम मीटिंग बुलाई गई है कि इसके लिए पूरी व्यवस्था दी जाए, जाहिर की जाए। तो उसके बारे में हम आपसे थोड़े समय बाद बात करेंगे। हाँ, इतना तो आप पक्का मान करके चलिए कि भर्ती 2026 में आएगी, ये दोनों भर्तियां आएंगी। और इसके साथ साथ लोअर पीसीएस जो ट्रिपल सी किए हैं वो भी भर्ती इसी साल आपको मिलेगी देखने को। और साथ में जो बच्चे पीसीएस जे देना चाहते हैं, एपीओ देना चाहते हैं, वो भी लोक सेवा आयोग की इस भर्ती परीक्षा में सबसे बड़ा हाथ मारेंगे, बड़ी बाजी मारेंगे, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। देखिए, जब तक आयोग ये स्पष्ट नहीं कर लेता कि ये भर्ती प्रक्रिया को लेकर के उसके पास सारी कागजी कार्यवाही पूरी नहीं हो जाती, अध्याचन पूर्ण नहीं हो जाता, बजट क्लियर नहीं हो जाता, तब तक वो उसको जाहिर नहीं करते हैं। ठीक है, हाँ, आरक्षित तिथियां ले लेते हैं कि हम इस तिथि में से किसी तिथि में परीक्षा करा लेंगे। इसका एक जो एग्जाम्पल है वो आप देख सकते हैं कि इसके पहले वाला जो आरओ आप दिए थे उसमें भी ऐसे ही हुआ था, पहले से डिसाइडेड नहीं था, वो आरक्षित तिथि पर ही सारी चीजें कराई गई थी। अब इस 9 महीने में हमको क्या करना होता है, जरा सा यूपी पीसीएस को अगर साधा जाए तो एक सवाल का उत्तर कि यूपी पीसीएस की तैयारी से क्या हम सब साध सकते हैं? एकदम साध सकते हैं। यूपी पीसीएस की तैयारी आपको इतना तैयार कर देती है कि आप गौर से सुनिएगा, आप वनडे स्तर पर कोई भी बड़ी परीक्षा जैसे लोअर पीसीएस इत्यादि, ठीक है, जो मैथ ओरिएंटेड परीक्षाएं नहीं होती हैं, इंग्लिश ओरिएंटेड एग्जामिनेशंस नहीं होते हैं, वह हर परीक्षा यूपी पीसीएस की तैयारी से आप साध सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, दूसरा आरओ आप निकाल सकते हैं, लोक सेवा आयोग की एक महनीय परीक्षा है। बीओ आप निकाल सकते हैं, लोक सेवा आयोग के बी क्लास गजेटेड ऑफिसर का एक शानदार पद होता है। और भी जैसे एचईओ वगैरह के अभी पोस्ट आपको देखने को मिले हैं, इस तरह की कोई भी परीक्षा के लिए आपको अब अलग से मेहनत नहीं करनी है, क्योंकि आप यूपी पीसीएस के कैंडिडेट रहे हैं, अच्छा कैंडिडेट रहे हैं, बराबरी की टक्कर देने वाला कैंडिडेट रहे हैं, तो आप इस परीक्षा को मार देते हैं। ठीक है, चलिए अब समझिए क्या करना होता है, इसका ओवरव्यू ले लीजिए। तो यह द्विस्तरीय परीक्षा है, बल्कि त्रिस्तरीय कहिए, द्विस्तरीय भी नहीं, त्रिस्तरीय परीक्षा है, जिसमें प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होता है। यह एक स्क्रीनिंग टेस्ट के रूप में देखा जाता है। इसको क्वालिफाई करने वाले 15 गुना विद्यार्थियों से मुख्य परीक्षा, और उसमें क्वालिफाई करने वाले 3 गुना विद्यार्थियों को इंटरव्यू में बुलाया जाता है, और उसमें से जितने पद होते हैं उसमें आरक्षण के सभी नियमों को लागू करके उनको नियुक्ति दे दी जाती है। तो अब प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए क्या क्या पढ़ना होता है? तो सबसे पहली चीज जो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि करंट अफेयर आपको पढ़ना होता है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया पढ़ना होता है, ज्योग्राफी पढ़ना होता है जिसमें इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों शामिल है, पॉलिटी एंड गवर्नेंस पढ़ना होता है, और एनवायरनमेंट एंड जो है आपको इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट पढ़ना होता है। और जो इश्यूज हैं एनवायरमेंटल इकोलॉजी के, बायोडाइवर्सिटी के, क्लाइमेट चेंजेस के, है ना, ये सब आपको पढ़ने होते हैं। और जनरल साइंस पढ़नी होती है। देखिए यहाँ पर टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, जनरल साइंस शब्द का प्रयोग किया गया है। एक आध प्रश्न टेक्नोलॉजी के आ जाए तो आ जाए, नहीं तो प्रीलिम्स में टेक्नोलॉजी के प्रश्न कम देखने को मिलते हैं, जनरल साइंस के क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलते हैं। हालांकि ये कई बार अतिशयोक्ति लगती है, क्योंकि प्रश्न पत्र बनाने वाला क्या पता उसका मन लग जाए तो टेक्नोलॉजी भर दे, क्या पता मन लग जाए तो केवल जनरल साइंस रख दे। ठीक है, अब जरा मोटी मोटी ये आपकी रह गई जनरल साइंस की परीक्षा, जो जनरल स्टडीज की परीक्षा होती है, यानी कि सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र जो आप हल करते हैं परीक्षा में। दूसरा, आपको उसी समय उसी दिन दूसरी मीटिंग में सीसैट का पेपर देना होता है, जिसको जीएस पेपर 2 कई बार कह दिया जाता है, कई बार इसी को सीसैट के नाम से, कई बार क्या वास्तव में तो ये सीसैट ही है। और ये 33% अंकों के साथ क्वालिफाइंग कैंडिडेट के लिए होती है, 66 अंक पाना इसमें अनिवार्य होता है। इतना नंबर लाने वाला विद्यार्थी का ही कॉपी जीएस का चेक किया जाता है, उसको फिर 15 गुना में अगर वो शामिल है तो मेंस एग्जाम के लिए बुला लिया जाता है, उसका रोल नंबर जाहिर कर दिया जाता है। इसमें क्या क्या आएगा? तो कॉम्प्रिहेंशन है, जनरल हिंदी है, कह दिया है क्लास 10th लेवल की, 25 प्रश्न जनरल हिंदी से पूछे जाते हैं, और आपका जनरल इंग्लिश पूछा जाता है, और आपका एलिमेंट्री मैथमेटिक्स पूछा जाता है, जनरल मेंटल एबिलिटी जीएस जिसको आप जो है रीजनिंग कह सकते हैं वो पूछा जाता है। डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के लगभग 5 से 10 प्रश्न, ये वेरी करते हैं, कभी 5, कभी 4, कभी कभी 3 भी पूछ लेता है, कभी 8, कभी 9, कभी 10 पूछ लेता है। और लॉजिकल रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी पूछ लेता है, और इंटरपर्सनल स्किल एंड कम्युनिकेशन का 10 से 15 क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। देखिए, मैं आपको सीसैट में 3 खंड पढ़ाता हूं, एक आपको जनरल हिंदी पढ़ाता हूं, दूसरा इंटरपर्सनल स्किल एंड कम्युनिकेशन पढ़ाता हूं, तीसरा डिसीजन मेकिंग पढ़ाता हूं।
अगर आपने ये पूरे खंड के साथ केवल इंग्लिश का आपने कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट भी रोज अभ्यास करके हल कर लिया, जो कि बहुत आसानी से किया जा सकता है, तो आप सीसेट क्वालिफाई कर सकते हैं। सीसेट कैसे क्वालिफाई करें, क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, इस पर अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं इस पर एक अलग वीडियो बना दूंगा। अभी के लिए हमारा जो प्रश्न था कि क्या तीनों की तैयारी एक साथ हो सकती है, तो मैं उस पर ही बना रहना चाहता हूं, भटकना नहीं चाहता हूं। आप देखेंगे तो सामान्य अध्ययन में उत्तर प्रदेश विशेष आपको पढ़ना पड़ेगा, यूपी स्पेशल। हालांकि पिछले 2-3 परीक्षाओं को देख के समझ में आता है कि 3-4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन से ज्यादा यूपी स्पेशल पूछ भी नहीं रहे हैं। लेकिन अगर आप पहले से न पढ़े रहेंगे, पहले से न तैयार रहेंगे, तो ये मेंस में पटकनी दे देता है, पेपर 5-6 में। तो पढ़ना भी चाहिए, नहीं पढ़ेंगे तो कमजोर दिखेंगे, है ना। अच्छा, अब आपको भारतीय इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम पढ़ना है, भारत और विश्व का भूगोल पढ़ना है, पर्यावरणीय परिस्थितिकी, जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन पढ़ने हैं, आर्थिक और सामाजिक विकास पढ़ना है, भारतीय राजनीति और शासन पढ़ना है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं पढ़नी है, सामान्य विज्ञान पढ़ना है। ये जनरल साइंस में आपको, जनरल स्टडीज में पढ़ना है। फिर अगर 2 में जाएंगे तो जैसा कि मैंने आपको बताया, हिंदी वाले समझ लीजिए, इंटरपर्सनल स्किल एंड कम्युनिकेशन मतलब अंतर्वैयक्तिक क्षमता, जनरल हिंदी हो गई, तार्किक विश्लेषण क्षमता, प्रारंभिक गणित आपसे पूछा जाता है, बौद्धिक योग्यता और निर्णय क्षमता और समस्या समाधान, जिसको आप डिसीजन मेकिंग कहते हैं, और कॉम्प्रिहेंशन और अंग्रेजी का क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या क्या पूछा जाता है जरा सा देख लीजिए। तो अगर आप राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व और समसामयिक घटनाओं की बात करेंगे तो इसमें अभ्यर्थियों से यह मांग की जाती है कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व और समसामयिक घटनाओं की उनको जानकारी हो। अच्छा, ये जानकारी होगी तो आपका करंट अफेयर तैयार होगा। साथ ही में जब आप मुख्य परीक्षा लिखने जाएंगे तो निबंध में आपके पास डेटा होगा कि आप अपनी बात को पुष्ट कैसे करें, ये आपको मदद किया। अच्छा, ये निबंध कहाँ कहाँ पूछा जाता है, तो ये यूपी पीसीएस में भी पूछा जाता है, ये आरओ में भी पूछा जाता है, ये बीईओ में भी पूछा जाता है। तो और यहां से करंट अफेयर का क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, यहां से क्वेश्चन अच्छे खासे पूछते हैं। तो इसमें आपसे ये मांग की जाती है कि आप भारतीय इतिहास के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पक्षों की अच्छे से जानकारी रखते हो। साथ में आप स्वतंत्रता आंदोलन की प्रकृति समझते हो, विशेषता समझते हो, राष्ट्रवाद और अभ्युदय और स्वतंत्रता प्राप्ति के बारे में आपकी जानकारी होनी चाहिए। साथ में भारत और विश्व का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करें तो इसमें आप विश्व का भूगोल और भारत के भूगोल की सामान्य समझ रखते हैं, जिसमें आप भारत के भूगोल की भौतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल की समझ विकसित करते हैं। यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। इतने के बाद फिर अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट मामले पे आते हैं। तो अब आपसे पूछा जाता है कि जो इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस की जब हमने बात किया तो यहाँ पर ही भारतीय राज्य व्यवस्था और शासन है, यहाँ राज्य व्यवस्था केवल पूछी जाती है। तो आप संविधान की राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, लोक नीति, अधिकार संबंधी जितने मुद्दे हैं, इनके संदर्भ में आपकी जानकारी होनी चाहिए। राजनीति व्यवस्था, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, आर्थिक नीति और भारतीय संस्कृति पर ध्यान केंद्रित करना, यह आपके हिस्से में आता है, यह आपको पूछा जाता है। आर्थिक और सामाजिक विकास के संदर्भ में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, इसमें सतत विकास, गरीबी, समावेशन, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र की पहल, जनसंख्या, पर्यावरण, शहरीकरण के बीच में जो समस्याएं हैं। अच्छा, ये आपका निबंध लेखन का खंड का अकेले अकेले खेल जाता है। तो यहां से आप निबंध लेखन में भी अपनी एक जो समझ है वो विकसित कर लेते हैं, अपना तराजू आपका विकसित रहता है। तो अच्छा, पर्यावरण और पारिस्थितिकी के संबंध में जो सामान्य विषय हैं, जो जैव विविधताएं हैं, जो जलवायु परिवर्तन है, उसके संदर्भ में भी, क्योंकि विषय विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं होती है इसमें, आपको प्रोफेसर बनने के लिए नहीं निकले हैं आप, इसका नेट क्वालिफाई करने के लिए नहीं निकले हैं, आपको एक सामान्य समझ होनी चाहिए। और ये समझ कहाँ से विकसित होती है, अभी बताता हूँ। सामान्य विज्ञान में आपसे सामान्य विज्ञान के जो दैनिक अनुभव हैं, जो प्रेक्षण है, उससे संबंधित जो विषय हैं, इसके साथ विज्ञान की जो सामान्य परिबोध और जानकारी है, इस पर आधारित होते हैं। और किसी सुशिक्षित व्यक्ति से जितनी अपेक्षा विज्ञान की जानकारी की जाती है, उतने प्रश्न आपके यहाँ से रहते हैं। इसके लिए क्या करना चाहिए उस पर भी मैं बात करूंगा, लेकिन आपको मैं बता दूं कि आपको सीसेट में क्या पढ़ना है। तो सीसेट में जब आप प्रारंभिक गणित की बात करते हैं तो एक एक चैप्टर वाइज आपको पता है भाई, नंबर सिस्टम पूछेगा, प्राकृतिक पूर्णांक क्या होते हैं, परिमेय अपरिमेय क्या होते हैं, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक संख्या क्या होते हैं, अविभाज्य पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, एलसीएम एचसीएफ क्या होता है, उनके संदर्भ में सवाल, औसत, अनुपात, समानुपात, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज का क्वेश्चन, प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन, है ना, साधारण ब्याज, वृद्धि, चक्रवृद्धि इत्यादि के समय दूरी क्वेश्चन। अब आप ये अंक गणित के सवाल हो गए। अच्छा, अब आप बीज गणित में आते हैं। जो टेक्निकल विद्यार्थी होते हैं वो इस पर एक बार केवल क्या कर ले, पीवाईक्यू। मैं बताता चलता हूं करना क्या है। पीवाईक्यू का मतलब पिछले 5 से 10 साल का आप पेपर उठाइए और पीवाईक्यू सॉल्व करिए। देखिए, यहां पर 2 टाइप का बच्चा मिलेगा, एक टेक्निकल बच्चा मिलता है, एक नॉन टेक्निकल बच्चा मिलता है। टेक्निकल बच्चे को केवल 2 काम करना है,
केवल पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं और यूट्यूब की ये जो मैंने फ्री लिखा है ना, ये दरअसल यही है, यूट्यूब की जो फ्री क्लासेज हैं ये आपको करनी है और लाइव इसको ज्वाइन करके पढ़ना है, केवल इतना कर लीजिए। और यूट्यूब पर भी 20 जगह पर 20 लोगों को फॉलो नहीं करना। आप हमारे चैनल को फॉलो करते हैं तो केवल हमारा चैनल फॉलो करिए, आप किसी और के चैनल को फॉलो करते हैं तो केवल उनको फॉलो करिए। मतलब 2 से ज्यादा चैनल और 2 से ज्यादा लोगों को फॉलो नहीं करना है। 2 लोग क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए यहां से कोई चीज रह जाती है तो वो दूसरे जगह पर भी आपको मिल सकती है, और वो दूसरा जगह पर अगर नहीं मिल रहा है तो वो दूसरा फॉलो नहीं करना है। ये अपने आप समझ जाना है, इसमें समय वेस्ट नहीं करना है। आपको मैक्सिमम 5 घंटे ही स्क्रीन ऑन टाइम रहना है क्लास देखने के लिए, बाकी टाइम सेल्फ स्टडी करनी है जो कि 3 से 5 घंटे की हो सकती है। अगर आप 8 घंटे 10 घंटे 7 घंटे लगा रहे हैं पढ़ने में तो ही आप एक वर्ष में सिलेक्शन लेकर के निकलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि गला काट प्रतियोगिता है, तगड़ा कंपटीशन है, इसको हल्के में कतई लिया नहीं जाना चाहिए। अब उसके बाद आप निकलते हैं तो बीजगणित पढ़ते हैं जिसमें गुणनखंड, बहुजन, बहुपद हो गए, लघुत्तम समापवर्त, महत्तम समापवर्त हो गया, शेषफल प्रमेय हो गया, ये सब क्वेश्चन आपको, द्विघात समीकरण हो गया, समुच्चय से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, साथ ही साथ और आगे बढ़ते हैं तो आपको जो है ट्रिग्नोमेट्री से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें इस तरह के प्रश्न आएंगे, और सांख्यिकी के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। केवल पीवाईक्यूज लगा करके आपका काम हो जाएगा। और ये रहा जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी का मामला, जहां पर कुछ इस तरह की चीजें कराई जाती हैं। और ये जनरल हिंदी वाला मामला जो है 10 बजे मैं रोज क्लास लेता हूं यूट्यूब पर, आप आकर के पढ़ेंगे तो यहां से काम हो जाएगा। और आगे चलेंगे तो अब जब आप आरओ की बात करते हैं तो क्या आपको सामान्य विज्ञान यूपी पीसीएस में नहीं पढ़ना था, और इंडियन हिस्ट्री नहीं पढ़ना था, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन नहीं पढ़ना था, राजतंत्र, जनतंत्र, अर्थव्यवस्था और संस्कृति वहां पर नहीं पढ़ना था यूपी पीसीएस में? आपको भारतीय कृषि, एग्रीकल्चर और वाणिज्य के बारे में यूपी पीसीएस में भी पूछेगा, जनसंख्या वहां पर भी पूछेगा, पर्यावरण नगरीकरण वहां पर भी पूछेगा, इंडियन टेक्सचर में, वर्ल्ड ज्योग्राफी वहां पर भी पूछ रहा था, यहां भी पूछ रहा है, जितने भी राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम है ये वहां पर भी पूछ रहा था, यहां भी पूछ रहा है। थोड़ा सा रीजनिंग के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, उसमें कुछ चाल, दूरी, समय इत्यादि, प्रॉफिट लॉस के मैथ्स के क्वेश्चन भी घुसा दिए जाते हैं, वो आप सीसैट में पढ़ के आए ही हैं। ये और यूपी स्पेसिफिक चीजों की बारे में जानकारी आप वहां पर भी ले रहे थे, है ना? तो ऐसा कुछ क्या आपने आरओ के जीएस को तैयार करने के लिए कुछ अलग से किया? नहीं किया। केवल आप एक यूपी पीसीएस को अगर साधे तो इसको साधने से सब सध गया ना, आपका बीईओ भी सध गया, आपका आरओ का भी सध गया, है ना? तो यानी कि ये तो सिद्ध होता है कि भाई हम यूपी पीसीएस की तैयारी करेंगे तो हमारा बीईओ भी क्लियर हो जाएगा, हमारा आरओ भी क्लियर हो जाएगा। इसके लिए हमको अलग से माथापच्ची करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अच्छा, अब और थोड़ा सा आगे बढ़िएगा तो इसमें हिंदी भी पूछी जाती है जो कि 6 टॉपिक आपसे हैं। अगर हम लगातार इस पर अभ्यास करते रहें और इस पर अपनी पकड़ बनाए रहें तो हम यहां पर गणित जैसे नंबर ले सकते हैं और अपना जो अनुक्रमांक है वो टॉप 100 में भी देख सकते हैं, क्योंकि यहां पर 60 में 60 अंक पूरा बच्चा लाता है और ले आया जा सकता है। लेकिन जीएस में पूर्णांक लाना यानी फुल में फुल मार्क्स लाना संभव नहीं है। आप उसमें अधिकतर 60 से 70% अंक अर्जित कर सकते हैं अथक प्रयासों के बाद। अमूमन विद्यार्थी जब परीक्षा में प्रवेश करता है और प्रश्न पत्र उसके हाथ में आता है तो उसकी उम्मीद 60% की होती है, रिजल्ट 45% का आता है। आप लोग सहमत भी होंगे मेरी बात से कि हाँ सर आप सही कह रहे हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे बीईओ का पेपर कैसे होता है। तो ये जितनी भी बात मैंने किया है ये मैंने यूपी पीसीएस का भी जो सिलेबस दिखाया प्रीलिम्स का था, आरओ का भी जो मैंने सिलेबस दिखाया प्रीलिम्स का था, और बीईओ का भी जो सिलेबस मैं दिखा रहा हूं ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों का दिखा देता हूं आपको। तो देखिए 120 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं 300 नंबर के, सामान्य अध्ययन के 2 घंटे का पेपर होता है बीईओ का। ठीक है, और इसमें केवल सामान्य अध्ययन आता है प्रीलिम्स में, जिसमें आपको जनरल साइंस पढ़नी है, भारत का इतिहास पढ़ना है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ना है, भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था और संस्कृति पढ़नी है, और इंडियन एग्रीकल्चर पढ़ना है, और जनसंख्या, परिस्थितिकी, नगरीकरण, ये भी इंडियन टेक्सचर में सेम सिलेबस। अगर आप थोड़ा सा समझिए तो लोक सेवा आयोग क्या कर रहा है, यूपी पीसीएस के सिलेबस को वहां से कट कर रहे हैं, यहां पेस्ट कर दे रहे हैं, अक्षरशः पेस्ट किया गया है, कोई परिवर्तन नहीं है। क्या आप कभी इन चीजों पर विचार करते हैं कि तीनों के सिलेबस को निकाल करके जहां मैं पढ़ता हूं वहां पर चिपका दिया जाए, और जब भी मैं पढ़ूं तो मुझे क्या करना चाहिए, यूपी पीसीएस का क्वेश्चन भी लगाना चाहिए, आरओ का भी क्वेश्चन लगाना चाहिए, और बीईओ का भी पीवाईक्यू सॉल्व करना चाहिए। इससे होगा क्या, ऐसा कई बार देखा गया है, आप मेरी बात से इत्तेफाक भी रखेंगे कि बीसीएस का पेपर का क्वेश्चन उठा करके आरओ और बीईओ में सीधा सीधा चेप दिया गया है। यहां तक कि आप विश्वास नहीं करेंगे कि जीआईसी का प्रश्न उठा करके सीधा सीधा पीसीएस तक में चेप दिया गया है। आप अगर विश्वास ना करते हो
कि असिस्टेंट प्रोफेसर का क्वेश्चन पीसीएस में चेपा जाता है, आरओ में चेपा जाता है, बीओ में चेपा जाता है, तो आप अभी अनुभव से हीन हैं, आपको जा करके भी पेपर पलटने की जरूरत है। आप सच्चाई में जाकर के पेपर पलट दीजिएगा। मैं पूरे दावे के साथ एक एक प्रश्न पत्र को हल करने के बाद आपसे ये बात कह रहा हूं, हवा में ये बातें मैं नहीं कर रहा हूं, विश्वास रखिए आप, ठीक है। तो आपको एक बार उस आयोग और आयोग के प्रश्न पत्र के मेंटालिटी को, उसके पूरे क्रोनोलॉजी को, उसके पूरे साइंस को समझने की जरूरत है। जब आप एक बार उसकी बीट पकड़ लेंगे तो फिर केवल 6 से 8 महीना, 1 साल दे करके आप सच में सिलेक्ट हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ, कंसिस्टेंसी चाहिए, रेगुलरिटी चाहिए, अच्छे मेंटोर चाहिए, अच्छी क्लासेस चाहिए, ताकि आप कम समय में अच्छा रिजल्ट रिप्रोड्यूस कर पाइए। अरे भाई, मैं फुटबॉल खेलना चाहता हूं, मैं अगर खुद से सीखने जाऊंगा तो ज्यादा समय लगाऊंगा, अगर मेरे पास कोच होंगे, मेंटोर्स होंगे, तो मुझे जल्दी अच्छा फुटबॉलर बना पाएंगे। इतना ही होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। अच्छा, ये पूरा सिलेबस आपको जो दिया गया है, ये पूरा कंप्लीटली आपको करना होता है बीईओ के प्रीलिम्स में। जब आप बीईओ के मेंस में जाते हैं तो आपको 3 चीजें करनी होती हैं। एक तो सामान्य अध्ययन, जिसका आपको आंसर राइटिंग फॉर्मेट में उत्तर करना होता है। एक करना होता है सामान्य हिंदी और एक निबंध, ये भी 3-3 घंटे का होता है। सामान्य हिंदी भी 3 घंटे का, निबंध भी 3 घंटे का होता है। 200 नंबर का पेपर होता है। कुल लिखित परीक्षा 400 नंबर की होती है भाई साहब, ठीक है। 10 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं जो कि क्या होते हैं, सामान्य उत्तरीय होते हैं, जो 125 शब्द में उत्तर करने होते हैं, और 10 प्रश्न 10 नंबर के होते हैं, ठीक है। अगर खंड ब पे जाएंगे तो 10 प्रश्न यहां पर लघु उत्तरीय पूछे जाते हैं, इसकी शब्द सीमा 50 होती है, ये 6 अंक के होते हैं। जब तीसरे में जाएंगे तो 20 प्रश्न पूछे जाते हैं अति लघु उत्तरीय, वेरी शॉर्ट टाइप, ये 25 शब्दों में पूछे जाते हैं। यानी कि 125 शब्द, 50 शब्द और 25 शब्द, इस क्रम में आपसे सवाल पूछे जाते हैं। आपके लिखने की हैबिट अच्छी होनी चाहिए, यानी कितना लिख लेने पर आप मुख्य परीक्षा में बाजी मार जाते हैं। 1 मिनट में 25 से 30 शब्द लिखने की हैबिट होनी चाहिए। अगर इतनी हैबिट आपने बना ली, क्या नहीं बन पाएगी, रॉकेट साइंस नहीं है, 2-3 महीने के अभ्यास से बनाई जा सकती है, ठीक है। हमारे ही बच्चे बनाते हैं, लिखते भी हैं, ठीक। इसके संदर्भ में भी हमारी बातचीत होती है, अलग से बात होगी। अब फिर उसके बाद चलेंगे तो इसका सिलेबस क्या होता है, तो इसमें भी देख लीजिए, आप भारत का इतिहास पढ़ के आए थे प्रीलिम्स में। अब ये उन बच्चों के लिए वीडियो ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो ये सोचते रहते हैं कि प्रीलिम्स पहले निकल जाएगा तब मेंस पढ़ेंगे। भाई, कभी नहीं कर पाएंगे आप ये काम। आपको पहले ही दिन से ये समझना पड़ेगा कि जब मैं तैयारी शुरू कर दिया हूं, थोड़ी बहुत मेरी तैयारी ठीक हो गई है, 20-30% मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है, तो मेंस का पीवाईक्यू भी उठा लीजिए, प्रीलिम्स का भी पीवाईक्यू उठा लीजिए, दोनों को उठा के साथ में पढ़िए। अच्छा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आप वहां भी पढ़े थे, भारत का भूगोल, भारतीय राजनीति, भारतीय कृषि, वर्तमान राष्ट्रीय मामले हो गए, भारत का अर्थशास्त्र हो गया, अंतरराष्ट्रीय मामले हो गए, ये सब आप पढ़ के आए हैं। अब आपको यहाँ पर इसी का उत्तर 125 शब्द में, 50 शब्द में और 25 शब्द में देना पड़ेगा, ठीक है। ये देखिए, यही पीसीएस में 200 शब्द में देना होता है, 250 शब्द में देना होता है। अब इधर आ जाइए, तो यहां पर सामान्य हिंदी में क्या पूछेगा, अपठित गद्य खंड का संक्षेपण पूछेगा, उसमें रेखांकित, जैसा आरओ में भी पूछता है, यही सेम सिलेबस आरओ का भी होता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन कम ज्यादा होते हैं और उस पर दी गई मार्किंग कम ज्यादा होती है, बस, ठीक है। आप यहां पर उसकी व्याख्या और उसका शीर्षक इत्यादि चुनते हैं, ये आलेखन का हिस्सा होता है। तो आलेखन यहां से आपसे पूछा जाता है, इसके लिए भी आपको तैयारी करनी पड़ती है। शासकीय पत्र, अर्धशासकीय पत्र, कार्यालय आदेश, ज्ञापन अलग चीज होता है, थोड़ा सा गलत लिख दिए हैं, इसको ज्ञाप होना चाहिए था। अधिसूचना हो गया, प्रेस विज्ञप्ति हो गई, परिपत्र हो गया, ये सब आपसे पीसीएस में भी पूछा जाता है, आरओ में भी पूछा जाता है, बीओ में भी पूछा जाता है। अच्छा, हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद पूछा जाता है, ठीक है। और इसमें वाक्य पूछे जाते हैं, जब आप पीसीएस में जाते हैं तो वहां पर जो है नहीं पूछा जाता ये वाला पोर्शन, आरओ में पूछा जाता है। आरओ में प्रशासनिक शब्दावलियों के आधार पर पूछा जाता है। अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची, तत्सम, तद्भव, और जो विदेशी शब्द है, वर्तनी है, अर्थबोध है, शब्दरूप है, संधि, समाज, क्रिया, वर्णमाला, विराम चिन्ह, ये सारा पोर्शन आपसे कहाँ पूछा जाता है, ये सारा का सारा पोर्शन आपसे सीसेट में भी पूछा जाता है। आपसे 150 अंक का जो सामान्य हिंदी और निबंध का पेपर, सामान्य हिंदी और आलेखन का प्रश्न पत्र है, उसमें भी पूछा जाता है। तो इतना तो आपको मैंने प्रूफ करके दिखा दिया कि एक साथ तैयारी की जा सकती है। तैयारी आप यूपीपीसीएस की करिए, मन लगा के करिए। इन 9 महीने में अपने संघर्षों से आप जूझते हुए, प्रतिदिन 8 घंटे से 10 घंटे की पढ़ाई करते हुए आप इनको एक साथ साध सकते हैं। ये परीक्षाएं एक साथ निकल सकती हैं, इन तीनों में एक साथ सिलेक्शन हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इतना आपको समझाने के लिए ही ये वीडियो बनाया गया था और इसके पूरे सिलेबस को आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए ये वीडियो बनाया गया था। अगर आप चाहते हैं, ये देखिए किन किन विषयों पर निबंध पूछा जाता है, तो आपके सामने है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये पूरा का पूरा मैं
का आपको यहाँ पर टेलीग्राम पर भेज दूंगा। आप टेलीग्राम पर मुझे ज्वाइन कर लीजिए, हमारा टेलीग्राम है। इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, जैसे आप क्यूआर को स्कैन करेंगे तो आपको ज्वाइन का ऑप्शन आएगा, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और ये हमारा इंस्टाग्राम है, यहाँ पे आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। देखिए, इस पूरे सिस्टम में दो चीज आपको करनी है, दो चीज आपको करना है। एक, पाठ्यक्रम अच्छे से तैयार करना है। दूसरा, पाठ्यक्रम से संबंधित पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। यूट्यूब पर जो फ्री शब्द लिखा है वो यूट्यूब पर बनाए हुए सेल्फ मेड क्वेश्चंस हमारे टीचर्स कराते हैं। जैसे सुबह 8 बजे आप देखेंगे तो करंट अफेयर की क्लास चलती है योगी सर की, फिर उसके बाद आप देखेंगे, इसके पहले देखेंगे तो 7 बजे सुबह पॉलिटी की क्लास चलती है 20 मिनट्स, तो आदरणीय विपुल सर पढ़ाते हैं, फिर आदरणीय योगी सर पढ़ाते हैं करंट अफेयर। फिर उसके बाद 10 बजे मेरी क्लास चलती है, यहां से आप सामान्य हिंदी और आलेखन और सीसेट दोनों पर पकड़ बना सकते हैं। ठीक है, ये आपको ये क्लास चलती है, ये फ्री है बिल्कुल, इसमें कोई चार्ज नहीं। और क्लास की क्वालिटी आप खुद ही आकर के देख लीजिए। 3 दिन मेरे कहने से, आप नए हो पुराने हो पहले से देखते हैं, बहुत अच्छा कमेंट करके बताइएगा कैसा लगता है। अगर नए हैं तो आकर के 3 दिन मेरे कहने से आप ये सारी क्लासेस देख लीजिए, आप फैन हो जाएंगे। कंटेंट रिच रहते हैं और इस अच्छे कंटेंट के साथ आपके क्वेश्चन भी सॉल्व होते हैं। फिर उसके बाद शाम को आ जाइए, तो शाम को 9 बजे जो है आपके सुमित सर की क्लास होती है हिस्ट्री की, और फिर उसके बाद 8 बजे क्लास होती है जो है पॉलिटी की, जहां पर लक्ष्मीकांत फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जा रहा है विपुल सर के द्वारा। तो जब ये सब करवाया जा रहा है तो ये फ्री वाला कंटेंट हो गया, इसको आप देख सकते हैं। लेकिन कई बच्चे चाहते हैं कि सर हमको ऐसा बैच चाहिए जहां पर हमको पूरी की पूरी क्लास मिले और ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट में मिले, कि ये क्लास चल रही है, फलाना विषय चल रहा है, तो फलाना विषय के साथ हम कैसे आगे बढ़ेंगे, फिर ये सब्जेक्ट के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, और उसका एमसीक्यू भी सॉल्व कराया जाए, पैटर्न वाइज चीजें क्लियर कराई जाए, तब आपको एक बैच की जरूरत पड़ती है। बैच में अध्यापक आपके कोच की तरह आपको मदद करता है, जो सिखाता है, समझाता है। हमारे बैच की सबसे अच्छी खासियत होती है कि हम आपको जो मेंस आंसर राइटिंग सिखाते हैं उसकी कॉपियां चेक करके उसका रिमार्क पॉइंट आपको भेजा जाता है बैच में, अलग से लेने की जरूरत नहीं है। हमारे बैच की एक सबसे बड़ी खासियत ये भी है कि हम बैच के साथ ही आपको मेंटोर दे देते हैं, जो टॉपिक वाइज आपकी समझ विकसित करता है कि भाई इस टॉपिक पर ऐसे ऐसे प्रॉब्लम रिजॉल्व किए जा सकते हैं, क्या करना है, कैसे जुड़ सकते हैं आप। तो देखिए, आपको कुछ नहीं करना, आप आ जाइए किस पर, आप आ जाइए भाई साहब गूगल पर आइए, लिखिए स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू में ये जो ऑनलाइन कोर्स वाला पहला लिंक ओपन हो रहा है, इसको क्लिक करिएगा तो कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। फिर स्टेट पीएससी पर आइएगा, उत्तर प्रदेश पर आइएगा। फिर यहाँ जब आप उत्तर प्रदेश पर आएंगे तो इस तरह का हमारा आरंभ 19.0 बैच मिल जाएगा, इसको क्लिक कर दीजिएगा। तो हमारे पास 2 प्रकार के बैचेज होते हैं आपके लिए, एक गोल्ड होता है, एक प्लेटिनम होता है। अगर आप केवल पढ़ना चाहते हैं और पहली बार पढ़ रहे हैं तो प्लेटिनम लीजिएगा। अगर आप पहली बार नहीं पढ़ रहे हैं, इसके पहले आप पढ़ चुके हैं, कोई बैच ले चुके थे, आपकी जानकारी थोड़ा ठीक है, आपका बेसिक मजबूत है, तो आप गोल्ड लीजिएगा। देखिए इसकी खासियत क्या है, नीचे शुरू करते हैं। आपको पहले तो जैसे ही आप एडमिशन लेंगे 10 दिन के भीतर 12 पुस्तकों का बंडल भेज दिया जाता है, जो आपको प्रीलिम्स और मेंस के लिए पढ़ना होता है। एनसीईआरटी की बैच आपको एडमिशन लेते ही दूसरे दिन आपके पास एक बैच दिखने लग जाएगी एनसीईआरटी की, बेसिक मजबूत करने के लिए। आपको 5100 एमसीक्यू का रिकॉर्डेड बैच मिल जाएगा, ताकि आप एमसीक्यू सॉल्व करिए, पता चले कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सॉल्व करने का तरीका क्या है। ग्रुप मेंटोरशिप आपको बाय द फैकल्टी दिया जाता है, मतलब हफ्ते 10 दिन पे, 15-15 दिन पे हम लोग विद्यार्थियों से मुखातिब होते हैं, बातचीत करते हैं, कैसे, जूम मीटिंग के माध्यम से। फिर प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स आपको अलग से दे दिया जाता है, ताकि किसी बच्चे का हमारे बैच में प्रीलिम्स ना रुकने पाए। फिर भी अगर आप क्लास नहीं देखते तो प्रीलिम्स नहीं रुकेगा, देख लीजिए, आप समझिए। कई बच्चे बैच तो ले लेते हैं, पढ़ते ही नहीं, तो क्या कर सकते हैं, रेगुलरिटी बनानी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा। एक रिकॉर्डेड फाउंडेशन बैच अलग से दे देते हैं, ताकि आप एक्स्ट्रा एफर्ट मार रहे हैं, कुछ बच्चे ज़्यादा पढ़ते हैं तो वो जो लाइव क्लास होती है उसके अलावा भी एक बैच देख लेते हैं, तो वो आप देख सकते हैं, 2 से ज़्यादा क्लासेस कर सकते हैं। हम आईजीपी प्रोग्राम करते हैं, अगर बच्चा मेंस लिख रहा होता है ना, मेंस में उसका सिलेक्शन हो जाता है, तो वहीं से हम उसका इंटरव्यू तैयार कराना शुरू कर देते हैं। इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम बोलते हैं इसको, हम डमी इंटरव्यू कराते हैं, जिससे बच्चे की पर्सनैलिटी डेवलप की जा सके और वो इंटरव्यू में डरा हुआ, थका हुआ ना महसूस हो। और मंथली करंट अफेयर की मैगजीन भी आपको दे दी जाती है हमारे द्वारा। ये दोनों चीजें देखिए, यहां से आईजीपी प्रोग्राम के ऊपर की जितनी चीजें हैं ये दोनों मिलेंगी, बाकी जो है अतिरिक्त मैंने बताया ये केवल प्लेटिनम में मिलती है। केवल आज के लिए अगर आप इसको बाई करते हैं तो आप बीके लाइव, हमारा कोड लगाइएगा, आप मेरा कोड लिख करके रख लीजिए, बीके लाइव। ये कोड लगाने से स्टडी आईक्यू परिवार का कोई भी कोर्स सबसे कम फीस में आपको मिल जाएगा। आप अप्लाई करके देख लीजिए, अप्लाई करिए यहाँ पर। तो अप्लाई करते ही, जैसे देखिए, इसको अप्लाई करना पड़ेगा, लगाया, अप्लाई करिए। देखिए
15,999 में आपको हमारा प्लेटिनम बैच, ये 4 साल का बैच है, मतलब कंप्लीट 4 साल आपके पास रहेगा। कोर्स तो 1 साल में खत्म हो जाता है, प्री मेंस इंटरव्यू सब हम करवा देते हैं। इंटरव्यू बाद में भी आप देते रहिएगा, 4 साल तक आराम से आगे देते रहिएगा, कोई मनाही नहीं है उसके लिए, है ना। लेकिन 4 साल तक क्यों देंगे जब आप 1-1.5 साल में 2 साल में चयनित हो सकते हैं। तो इसकी खासियत ये भी है प्यारे कि आपको जो बैच मिल रहा है, अगर आप इसमें प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते हैं तो पूरा पैसा जो आपने जमा किया था वापस कर दिया जाएगा। मेंस और इंटरव्यू फ्री ऑफ कॉस्ट आपको तैयार कराया जाएगा हमारी टॉप फैकल्टीज के द्वारा। तो कुल मिलाकर के मैंने आपको एक छोटी सी बात समझाने की कोशिश किया है, उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। फिर भी कोई बात अगर मुझसे रह गई हो और आप उस पर बात करना चाह रहे हो तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके बातचीत कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। कोर्स खरीदने के लिए आप बीके लाइव कोड यूज कर सकते हैं, ये रहा हमारा कोड, इसको लगाने से सबसे कम फीस में आपको बैच उपलब्ध हो जाएगी। ये नंबर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सेव कर लीजिए, डायरेक्ट व्हाट्सएप करिएगा, 24 घंटे के भीतर आपको रिप्लाई मिलेगा। अगर टेलीफोनिक वार्ता फोन पे बात करना चाहते होंगे तो आप जो है इसके माध्यम से टाइम ले लीजिएगा, सर किस समय बात हो सकती है, मेरा ये सवाल है, इसके बारे में हम बात करना चाहते हैं, ठीक है, तो हमारी बातचीत भी हो जाएगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। अगर इस तरह के किसी और विषय पर आप बातचीत करना चाहते हैं तो कमेंट करिएगा, मैं उस पर भी अलग से वीडियो बनाऊंगा। धन्यवाद, नमस्कार।